इतने ममालिक है। तो उस वक्त जो फिलिस्तीन थे, फिलिस्तीन के लोग थे, उन्होंने दिल बड़ा करके अपने घर में उन्हें जगह दिया। और आज ये हालत हो गई है कि वो इसराइल जो है यहूदियों को ला ला कर बसा रहा है। उसमें जो है सारे यहूदी नहीं, कुछ यहूदी ऐसे हैं जो उनके सपोर्ट में ज्यूज। जो कौन सी विदेश नीति, अरे कौन सी विदेश नीति, जाना तो पड़ेगा। कैसे जाएंगे आप, किस मुंह से जाएंगे आप, किससे बात करेंगे? जब उस विदेश मंत्री से पूछा गया कि आप द्विपक्षीय मुद्दों पे बात करेंगे, बोला ये मेरा मुद्दा नहीं होगा। तो फिर किस लिए? फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो लगातार जेनोसाइड चल रहा है, फिलिस्तीन लगातार मांग कर रहा है कि हमारी जगह खाली करो और फिलिस्तीन को जगह खाली करो। कैसा लगता है कि उसी के घर में उसी को कैद कर लिया गया और लगातार जेनोसाइड हो रहा है, मतलब कि मौतें हो रही हैं 60,000 से ज़्यादा और 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया। कैसे देख रहे हैं? सर, सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये लगती है कि अगर हमारे सामने सब चीज़ हो रही है और हम इसको कुछ कर नहीं पा रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ फेल्ड द ह्यूमैनिटी। इट इज़ द वर्क ऑफ, इट इज़ द टॉपिक ऑफ ह्यूमैनिटी नाउ। इट इज़ नॉट अबाउट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, ज्यूज़। इट इज़ अबाउट द ह्यूमैनिटी। एंड हाँ, तो ये हिंदुस्तान तो ये सबसे इतनी अजीब बात लगती है क्योंकि ये जिसके घर के अंदर, आप ऐसा समझिए कि आपका घर है, आपको मारा जा रहा है और फिर आपको बोला जा रहा है कि आपकी ही गलती है जो आपको मारा जा रहा है। जो आपके घर के अंदर है वहाँ पे एक चूहा है और हम उस चूहे को मारना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपका पूरा घर को तबाह कर देंगे हम उसको चूहे को मारने के लिए। आज आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है कि उसी के घर में उसी को कैद कर लिया गया? ये बहुत अजीब लगता है। आई हैव नॉट वर्ड्स टू एक्सप्लेन। मैं बता नहीं सकता इस चीज़ को क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हो रहा दुनिया में। और दूसरी बात कि आपको कैद कर लिया है, दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। दुनिया बोल रही है कि नहीं, ऐसा ये जायज़ है। और हिपोक्रेसी, ये दोगलापन दुनिया का, अगर हम इसको कहा जाए, ये पूरी दुनिया के अंदर कमेंडेबल है। इट इज स्टूपिड। क्या तो आप क्या समझते हैं इन चीज़ों को देख करके? क्या परेशानी है? थोड़ी आगे की तरफ आइए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ना हमें जो है मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए और दुनिया में जहाँ कहीं भी मजलूम है सबसे पहले उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। आज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मजलूम जो है फिलिस्तीन है। सारे इतने सारे ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक की भी मैं बात करूँ 57 मुस्लिम ममालिक है, वो भी खामोश बैठे हैं। तो एक आम इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि हम हर लेवल पर जो है जुल्म के खिलाफ बोले। पार्लियामेंट में है तो पार्लियामेंट में भी खिलाफ बोले और एक आम जो जिंदा दिल रखता है, अपने दिल के अंदर जिनका ज़मीर जिंदा है, उसे चाहिए कि आवाज़ उठाए। लेकिन देखिए, अगर हम युद्ध की बात करें तो आज मुस्लिम कंट्री भी आपस में बहुत लड़ रही हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन नहीं है, ईरान इराक आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं ये तो अपनी अपनी शख्सियत को बचाने की है, लेकिन आज फिलिस्तीन पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, उनको लेकर के आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसको क्या 1 साल पूरा हो चुका है, कैसे आप? जी, बहुत ये बड़े दुख की बात है कि इतने सारे ममालिक होने के बाद भी कोई उसके हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाया। असल में यह है कि जो इसराइल है उसका अगर आप आइडियोलॉजी देखेंगे तो वो सिर्फ उसके लिए नहीं लड़ रहा है, मस्जिद अक्सा के लिए नहीं, वो पूरा एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है और यहाँ तक कि उसमें दूसरे ममालिक भी उसमें शामिल है। लेकिन इसके बावजूद यूएन में रिजोल्यूशन पास हुआ उसके खिलाफ, यूएनओ भी फेल हो गई। यहाँ पे हमें समझना होगा कि यूएन ने भी सारे जो उसके कंट्रीज़ है वो अमेरिका के हाथों कठपुतलियाँ बन चुके हैं। अमेरिका इतना दोगलाबाज है, एक तरफ वो कहता है कि जंग बंदी होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, दूसरी तरफ हथियार सप्लाई करता है, $मिलियन की उसको मदद करता है इसराइल को। इसीलिए हमें चाहिए कि हर लेवल पे जाकर इसराइल और उसके जो इत्तेहादी ममालिक है, अमेरिका और जितने भी है, आज अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में पूरे स्टूडेंट, पूरे छात्र जो है अमेरिका, बरतानिया, यहाँ की जो सरकार है वो भले ही इसराइल को वो कर रही है, लेकिन वहाँ की जो जनता है वो फिलिस्तीन के साथ है। और ये अभी से नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि 7 अक्टूबर जो है पिछले साल से ये हुआ है, नहीं, ये मामला जो है 1945 से हो रहा है, जब से इसराइल को उसमें आने की इजाज़त दी गई। कहते हैं ना कि अगर किसी को उंगली पकड़ाओ और वो आपका गला पकड़ ले तो आपको कैसा लगेगा। जब ज्यूस को पूरी दुनिया में किसी ने जगह नहीं दिया, किसी ने, इतने ममालिक, तो उस वक्त जो फिलिस्तीन थे, फिलिस्तीन के लोग थे, उन्होंने दिल बड़ा करके अपने घर में उन्हें जगह दिया। और आज ये हालत हो गई है
कि वो इसराइल जो है यहूदियों को ला ला कर बसा रहा है, उसमें जो है सारे यहूदी नहीं, कुछ यहूदी ऐसे हैं जो उनके सपोर्ट में, ज्यूज, जिनको ज्यूज कहते हैं, लेकिन जो जियोनिस्ट जो है, जायोनिस्ट, वो जो है सहूनियत, वो उनका पूरा एक एजेंडा है कि फिलिस्तीन को निकालना है, फिलिस्तीन को इनके घर से बेदखल करना है। जब आप किस तरीके से देखते हैं कि आज भारत इजराइल के साथ खड़ा है? जी, इसराइल के साथ उस तरह तो नहीं खड़ा है खुल के, वो ये हुआ कि फिलिस्तीन के हिमायत में जो सपोर्ट में था पहले, अगर हम देखेंगे हर जनता जानता है, हर यहाँ तक कि उस वक्त जो बीजेपी के वो थे अटल बिहारी वाजपेयी की, उनकी जो एक स्पीच थी उसमें भी उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन की जो जनता है, अरबों को उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए। उस वक्त जो है इसराइल की मुखालिफत में थे, लेकिन अब जो है इंडिया जो है बैकफुट पे आ गई, वो पीछे हट गई है, वो ना उस तरह खुलकर फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रही है, ना इसराइल की सपोर्ट कर रही है। इसराइल का सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन फ़िलिस्तीन को जैसा सपोर्ट करना चाहिए वैसा नहीं कर रही है, जबकि एक आम आदमी की जिम्मेदारी है। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी फैमिली जो है हमारा परिवार है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। पूरी दुनिया जब हमारा परिवार है तो हमें चाहिए पूरी दुनिया को हमें अपने परिवार की तरह ट्रीट करें। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो हमें उनकी आवाज़ बननी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। सर क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार जेनोसाइड हो रहा है फ़िलिस्तीन के ऊपर, और बहुत सारे ममालिक ये भी कहते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं, अब इजराइल के साथ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो किस तरह से हम एक ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है मानवता का, तो युद्ध में तो मानवता होती नहीं। जब आप युद्ध में हैं, तो मानवता की बात नहीं हो पा रही। लेकिन होना ये चाहिए कि ये युद्ध का इशू ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये तय हो चुका था कि भाई फ़लस्तीन अरबों का है और उनको फ़लस्तीन दिया गया, और दूसरी तरफ इजराइल को उन्होंने कहा कि भाई आप इतना टुकड़ा आपका ले लीजिए और आप भी यहाँ रहिए, तो टू नेशन थ्योरी के हिसाब से इजराइल भी और फ़लस्तीन था, तो युद्ध तो होना नहीं चाहिए। लेकिन जब आपकी इंटेंशन हो विस्तारवादी, आपकी इंटेंशन हो दूसरे की ज़मीन हड़पने की, और आप समझते हो कि हम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं और बाकी तो सब ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, हम उनको कुचल देंगे, राज करने के लिए पैदा हो, ये इजराइल की सोच है। तो जब इजराइल की ये सोच है, तो उससे मानवता की आप गुहार कैसे लगा सकते हैं? तो उससे तो मानवता की अपेक्षा की नहीं जा सकती। और जो दूसरे नाटो के जो देश हैं, जो एक तरीके से हथियार बेचते हैं, तो हथियार किस लिए बेचा जाता है? लड़ने के लिए। तो आप उसमें मानवता कहाँ ढूंढ रहे हैं? नाटो में तो मानवता है ही नहीं। और अमेरिका एक तरफ कहता है कि नहीं नहीं उधर घुसो नहीं, उधर जाओ नहीं, और उधर पैसा भी दे रहा है, हथियार भी सप्लाई कर रहा है, मार कर रहे हैं, दुकानदारी चला और रहा है दूसरे हम अपनी बात कर रहे हैं, हम भारत में खड़े हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है? और जाके बाहर आप बोलते हैं हम लोकतंत्र की माँ हैं, हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम गांधी के देश से आए हैं, और दूसरी तरफ आप जाके इजराइल के साथ खड़े हो, जो तमाम दूध-मुँहे बच्चों का भी हत्या कर रहा है। गाजा के अंदर 36 हॉस्पिटल थे, 36 में जब एक नहीं बचा, सबको मलबे का ढेर बना दिया। एम्बुलेंस पर आप बम फेंक रहे हो, और आप ऐसे आदमी के साथ खड़े हो जो युद्ध के अंदर, जिसके अंदर कोई नियम ही नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है, तो आप मानवता की बात किससे कर रहे हो? सर युद्ध में तो लोग कहते हैं कि अपने ताश अपने हाथ में है, अपने पाशे अपने हाथ में है, युद्ध लड़ना है तो। अरे हम तो युद्ध में नहीं है, भारत तो युद्ध में नहीं है। तो भारत की नीति क्या थी? भारत की नीति नॉन अलाइनमेंट सबमिट थी। हम इस पक्ष में थे, उस पक्ष में थे, हम लोग अपना न्यूट्रल थे। हम किसी के गुरुबाजी खेमे में नहीं हुए, शीत युद्ध के टाइम से लेकर के तब भी हम खेमे में नहीं हुए। एक तरफ आप रूस से तेल खरीदो सस्ते दाम पर, और देश की जनता को एक ने पैसे का फायदा नहीं कर रहे हो। सारा तेल अडानी ले आके रिफाइन करके बाहर अमेरिका को बेच रहा है, किसी और देश को दे रहा है, हैं? तो तुम कौन सी तुम्हारी विदेश नीति है? देश को क्या फायदा हो रहा है? आखिर देश आपकी नज़र में है क्या? लेकिन देश में भारत के लोग तो कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है। वो डंका खाली गोदी मीडिया बजा रहा है। अच्छा। हाँ, गोदी मीडिया के अलावा और कोई यूट्यूबर भी नहीं बजा रहा। कोई हो सकता है कोई यूट्यूबर स्पेशल हो जो उसका डंका बजा रहा हो। आप बताइए डंका की सुन लीजिए, अब उदाहरण ले लीजिए। अभी कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था, क्या बोले थे मोदी जी? हम घर में घुस के मारते हैं, मैं मोदी हूँ, घर में घुस के मारता हूँ। और जब वहाँ SCO का कन्वेंशन हो रहा है पाकिस्तान में, तो दस्त लग गए। बोला जयशंकर को जाइए देखिए वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि SCO के तो आप भी मेंबर हो ना। एक तरफ आप उनके घर में घुस के मार रहे हो, फिर बिरयानी खाने के लिए भेज रहे हो विदेश मंत्री को।
तो क्या वो तो एक विदेश नहीं, नीति नहीं, है, जो तो कौन उसमें सी तो विदेश जाना नीति, अरे पड़ेगा। कौन सी विदेश नीति? जाना तो पड़ेगा। कैसे जाएंगे आप, किस मुंह से जाएंगे आप, किससे बात करेंगे? जब उस विदेश मंत्री से पूछा गया कि आप द्विपक्षीय मुद्दों पे बात करेंगे, बोला ये मेरा मुद्दा नहीं होगा। तो फिर किस लिए जा रहे हो भाई? आपके पड़ोस में कौन है? आपके पड़ोस में कौन है? पाकिस्तान। आपके पड़ोस में कौन है? चाइना। आपके पड़ोस में कौन है? लंका। आप उनसे आज सारे आपके खिलाफ हैं, तो आपकी कौन सी विदेश नीति है? बांग्लादेश से हमारे रिलेशन अच्छे अरे बांग्लादेश में आपके कौन से रिलेशन है? आप वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है हसीना बेगम को हमें को सौंपो, तब आपके कौन से रिलेशन रह गए? आप जो बिजली सप्लाई कर रहे थे, आपकी बिजली सप्लाई रोक दी। आखिर कौन सी विदेश नीति है? ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर तो नहीं है कहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं। कुछ नहीं, सारी गलती कर रहा है। अरे देखियो, ये गुरु मानते हैं किसको? अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे फलस्तीन जो है अरबों की जगह है, उनको मिलनी चाहिए, वो इजराइल की नहीं है। वो तो इनके गुरु थे, वो भी बीजेपी के थे। ये श्रीमान जी कहते हैं ये विदेश नीति जो है मोदी की नीति है, भारत की नीति नहीं है। तो विदेश नीति तो देश की होती है, आदमी की नहीं होती है। तो ये कहते हैं मोदी नीति है, ये मोदी नीति है, विदेश नीति भारत की है ही नहीं। और मोदी नीति आपके सामने है। आज फंसे खड़ा है इंडिया, आज फंसा खड़ा है चारों तरफ से। ईरान से आप तेल लेते थे, ईरान हमारे जो तेल की आपूर्ति को पूरा करता था। आज ईरान से जब आप आंखें बिगाड़ेंगे तो क्या आपको देगा? आपको गैस देना उसने पहले बंद कर दिया। तो आप कौन सी नीति लेके चल रहे हैं? आप तो खाली हिंदू मुस्लिम करके हरदम इलेक्शन मोड में रहते हैं, ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुस्लिम करो। आज इजराइल का सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मोमडन कंट्री पे हमला कर रहा है, इसीलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई लॉजिक नहीं है। अगर इस लॉजिक को देखा जाए तो देखिए, पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से नाराज रहता है, उनके आपस में चलते रहते हैं। पाकिस्तान का हिंदुस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है, इराक ईरान के रिलेशन आपस में अच्छे नहीं है। तो ये तो अपने अपने देश को बचाने की उनकी लड़ाइयाँ हैं। आप देश को मुस्लिम कंट्री होने की वजह से हम इस नहीं, बिल्कुल यही है। आज जब आपको लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं, मोदी जी पर तंज कर रहे हैं आप। हाँ, मोदी जी के नहीं, मोदी जी की नीति पर तंज कर रहा हूँ मैं। मोदी में से मेरा व्यक्ति दुश्मनी नहीं है। आपकी जो नीति, जिस एजेंडे को आप लेके चल रहे हैं, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, वो एजेंडा क्या भारत में फिट बैठता है? भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, हर धर्म को पूरी आज़ादी है, और आप एक नया काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर करके आप अपने आप को सत्ता में लाने का प्रयोजन कर रहे हैं। लेकिन आप खुले शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है गृह युद्ध की तरफ देश जा रहा है। ये देश को गृह युद्ध की तरफ नहीं, तो बिल्कुल तबाही की ओर ले जा रहा है। गृह युद्ध भी एक अलग समझ में आता है। गृह युद्ध की बात सुन लीजिए, मणिपुर क्या देश में नहीं है? मणिपुर आज वहाँ लकीर खिंच गई है। वहाँ मैतेई एक तरफ है, जुमी कुकी एक तरफ है। सरकार जो चला रहे हैं मैतेई लोग चला रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। आज वो जुमी और कुकी के अधिकारों को अधिकार नहीं समझ रहे। आज 1 साल से ऊपर हो गया, 3 मई को 2023 में वहाँ लड़ाई शुरू हुई थी, और आज क्या है? सितंबर अक्टूबर आ गया है, 1 साल हो गया। देश में हिंदू मुस्लिम की ही नहीं, जातियों की भी लड़ाइयाँ हैं। जातियों की लड़ाई एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सरकार है, सरकार तो सभी की होती है ना। इलेक्शन जीतने के बाद तो आप सभी के नेता हैं, लेकिन अगर आपका नज़रिया वही पिछड़ापन का है, जो आप एक वो ध्रुवीकरण को लेकर चल रहे हैं, तो उससे देश का भला नहीं होगा। वो आपकी देश की बेरोजगारी को ख़त्म नहीं करेगा, देश के अंदर महंगाई ख़त्म नहीं करेगा। अब आपने रशिया से तेल लिया सस्ते दाम पे, क्या देश के अंदर तेल के दाम गिराए? आपने नहीं गिराए। आपने वो तेल रिफाइंड करके बाहर अमेरिका को भेज दिया, दूसरों को पैसा कमाया। आज देश के अंदर बिजली आप पैदा कर रहे हैं, बिजली का रेट आप गिरा नहीं रहे, आप बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं, आप कभी दूसरे देश को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये देश की नीति कहाँ है? तो कॉरपोरेट घरानों को मजबूत बनाने की नीति है। देश बनता है जनता से, और जनता को आप इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपको चंदा मिलता है उनसे, बड़े बड़े घरानों से। जनता तो वोट देती है, वोट देने के 5 साल के बाद ठगली दी जाती है, और वो ये लोग ठग रहे हैं। देखिए, देश को कहीं ना कहीं बिजनेसमैन मजबूत भी तो करता है। बिजनेसमैन का माल कहाँ बिकता है? पहले तो आप ये समझ लीजिए, आप कोई चीज़ का प्रोडक्ट करेंगे कहाँ बेचेंगे? जनता पे तो बेचेंगे, और जनता खरीदती है, और जनता ही खरीदेगी ना। जनता नहीं खरीदेगी तो आप क्या करेंगे? वो सड़ाएंगे माल को। मुझे एक बात बताइए, जब जनता की जेब भारी नहीं होगी, माल खरीदने की ताकत नहीं आएगी, माल कहाँ बिकेगा आपका? तो कौन सा बिजनेस चला रहे हैं आप? ये कोई बिजनेस चलाना है? मतलब कि ना बिजनेस नीति है, ना पॉलिटिकल नीति है, कुछ ना नीति विदेश नहीं नीति है। इस सरकार की कोई नीति नहीं है, खाली एक ये हिंदू मुस्लिम करना, मॉब लिंचिंग करके एक गरीब आदमी को मार देना, ये है। इनकी कोई नीति नहीं है। इनका ऊपर का दिवाला खाली है, ये दिवालियापन पे बैठी हुई सरकार है। क्या शुभ नाम होगा सर आपका? मेरा नाम आर एस डागर डागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। ABC वर्ल्ड हिंदी है।